नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज तक आपने यही सुना होगा कि किसी शिक्षक के रिटायरमेंट या तबादले से नाराज छात्र रोने लगे, थानेदार के तबादले से परेशान जनता रोने लगी, प्रोफेसर के रिटायरमेंट से परेशान छात्र रोने लगे। लेकिन देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के रिटायर होने पर देश के दिग्गज वकीलों की आंखें छलछला उठी। वो फूट फूट कर रोने लगे और व्यवस्था के साथियों से कहे कि देखो, ऐसे होते हैं जज। ऐसे ही लोगों के दम पर न्याय की उम्मीद जिंदा रहती है। जी हां, चीफ जस्टिस एनवी रमना के सेरेमोनियल कोर्ट में ही विदाई समारोह का आयोजन था। सेरेमोनियल कोर्ट का मतलब होता है किसी बेंच की सुनवाई का वो चैम्बर जिसमें किसी जज का आखिरी दिन होता है। दिग्गज वकील दुष्यंत दवे और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल समेत कई कोर्ट ऑफिसर वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सीजेआई के सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। इसे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया जा रहा था। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, आपके रिटायरमेंट से हम एक बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट न्यायाधीश को खो रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे बेहद भावुक हो गए। वो कोर्ट रूम में ही रोने लगे। उन्होंने सुबकते हुए कहा, आप जनता के जज हैं। पूरा देश आपको इसी तरह याद रखेगा। आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के आखिरी 2 दिनों में जस्टिस रमना ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। इनमें से कईयों का असर देश पर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। कई राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मामले भी थे। इसमें गोरखपुर दंगा केस था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम था। पेगासस जासूसी कांड है, बिल्किस बानो का केस है। आइए जरा नजर डालते हैं कि आखिर 2 दिनों में जस्टिस रमना ने वो कौन से मामले सुने जिन पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, और यह भी कि क्यों सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने उन्हें जनता का जज कहा। जस्टिस रमना ने जाते जाते कर्नाटक कोल माइनिंग का केस सुना। उन्होंने बेल्लारी, चित्रदुर्गा और तुमकुर जिलों में खनन फर्मों के लिए आयरन ओर की माइनिंग की लिमिट बढ़ा दी। एक बड़ा मामला था फ्रीबीज का, जिसे पीएम मोदी ने मुफ्त की रेबड़ी कहा था। मतलब चुनावी घोषणाओं में जो फ्री में देने का वादा किया जाता है। जस्टिस रमना ने इसे 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया। एक बहुत बड़ा मामला और था गोरखपुर दंगा केस। 2007 के हेट स्पीच केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम था, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मई 2017 में यूपी सरकार ने मामला चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। एक याचिका के जरिए इसकी जांच को मंजूरी देने की अपील की गई थी, लेकिन जस्टिस रमना की बेंच ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की याचिका को खारिज कर दिया। एक और बड़ा मामला था पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का, पत्रकारों की जासूसी का। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को 5 फोन में मालवेयर मिला, लेकिन यह पेगासस ही था, यह साफ नहीं था। इसके लिए सरकार से पूछताछ की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। अगली सुनवाई सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। जस्टिस रमना उसमें नहीं होंगे, रिटायर हो रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर गुजरात सरकार की, भाजपा सरकार के लुटाई गई मोहब्बत इन दिनों खूब चर्चा में है। जस्टिस रमना की ही बेंच इस मामले की भी सुनवाई कर रही थी। सरकार ने इसे खारिज कर देने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। उल्टा कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस दे दिया और 11 दोषियों को पार्टी बनाने के लिए कहा। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद सितंबर में होगी। एक केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था। इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी जस्टिस रमना की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। साथ ही कहा, यह कानून बहुत अहम है और इसके 2 पहलू दोबारा विचार के लायक है। एक तो यह कि ईसीआईआर यानी ईडी की तरफ से दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट आरोपी को न देने का प्रावधान, और दूसरा खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर होने का प्रावधान। दोनों पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस रमना ने कई मौकों पर ऐसी टिप्पणियां की है जिससे उनकी छवि एक उदार, प्रगतिशील और संवैधानिक मूल्यों के प्रति बेहद सचेत जज की बनी।
कानून के अलावा दर्शन शास्त्र और साहित्य में जस्टिस रमन्ना की गहरी रुचि है। उन्होंने महिलाओं के हित में, समाज के हित में, अभिव्यक्ति की आज़ादी के हित में कई अहम फैसले लिए जिससे लोग याद रखेंगे। एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमन्ना ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा था कि मीडिया चला रही है कंगारू कोर्ट, यह देश के लिए खतरनाक है और इससे लोकतंत्र पिछड़ रहा है। एक समारोह में उन्होंने ये कहकर देश की सत्ताधारी पार्टी को परेशान कर दिया था कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच गलत धारणा है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा था कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है जो अकेले संविधान के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति। जयपुर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने पत्रकारिता की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मीडिया को खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक ही सीमित रखना चाहिए। पत्रकारिता को अपने प्रभाव व व्यावसायिक हितों का विस्तार करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर व्यावसायिक हित स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना पर हावी हो जाते हैं, जिसके चलते लोकतंत्र से समझौता होने लगता है। जस्टिस रमन्ना को दुष्यंत दवे ने ऐसे ही नहीं कहा कि आप जनता के जज हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद उन्होंने कहा था, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करे जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों से न्याय मिले। सामाजिक न्याय की बात की थी। संवैधानिक विश्वास को बनाए रखना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का काम है। गृहिणियों को लेकर, हाउसवाइफ्स को लेकर अपने एक फैसले में जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि घर में किसी महिला का काम का मूल्य उसके ऑफिस जाने वाले पति से किसी भी सूरत में कम नहीं है। उन्होंने कानून के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपकी कोशिश होनी चाहिए न्याय को आम आदमी के लिए सुलभ बनाएं। एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस के तौर पर कोर्ट की 16 बेंचों में सुनवाई के लिए लिस्टिंग के भी प्रभारी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के आगे वो अक्सर बेबस नजर आए थे। 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान लिस्टेड एक केस को रजिस्ट्री ने हटा लिया था। सीजेआई रमन्ना इससे बेहद नाराज हो गए थे और कहा था कि वो इस मुद्दे पर 26 अगस्त को अपने विदाई भाषण में बोलेंगे, और उन्होंने बोला भी। उन्होंने कहा, लिस्टिंग एक ऐसा मामला है जहां मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका और इसके लिए मुझे दुख है, खेद है। चीफ जस्टिस रमन्ना के रिटायर होने के बाद जस्टिस यूयू ललित 49वें सीजेआई बने हैं। हालांकि वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते थे, लेकिन जस्टिस ललित को तवज्जो दी गई। ये अलग बात है कि ललित महज 74 दिनों के लिए ही चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस ललित 3 तलाक की प्रथा को अवैध ठहराने समेत कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस ललित को एक ऐसा जज माना जाता है जिन्हें लेकर सरकार बहुत सहज महसूस करती है। जस्टिस रमन्ना जैसी मुखरता की उम्मीद उनसे बहुत कम मानी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।